नमस्कार, मेरा नाम है दीपू शर्मा और फिलहाल आप देखना शुरू कर चुके हैं सन एक्सप्रेस। और सन एक्सप्रेस के स्टूडियो में एक्सक्लूसिवली आज मौजूद हैं फुलबाड़ी डाबग्राम से वाम और कांग्रेस के संयुक्त मोर्चा के प्रत्याशी हैं दिलीप सिंह जी। एक शिक्षक भी हैं, इससे पहले महत्वपूर्ण भूमिका में नगर निगम में भी रहे हैं। नमस्कार दिलीप जी, स्वागत है आपका सन एक्सप्रेस के स्टूडियो में। दिलीप जी, मैं बिना किसी देर के सीधे ये आपसे जानना चाहूँगा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की घोषणा हो गई है। इसके बाद लगातार अलग अलग जो नैरेटिव हैं उनको सेट किया जा रहा है। पिछले बार जब विधानसभा चुनाव हुए थे, आप उस दौरान भी प्रत्याशी थे और उस दौरान लगातार बार बार ये बातें आ रही थी कि आप तो हिंदी भाषी हैं, वोट लेंगे और वोट लेने के बाद फिर शायद गायब हो जाएंगे। लेकिन ये वाला जो विधानसभा चुनाव है, ये तो पूरी तरह से हिंदी भाषियों पर ही केंद्रित है। तो कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को आप, इस बात को? दीपू जी, ऐसा है कि हिंदी भाषी होना ये मेरी ताकत है, ये मेरी दुर्बलता कभी रही नहीं। और मैं बंगाल में जन्मा, बंगाल में पला और बंगाल में पढ़ा। मैं बंगाल का हिंदी भाषी हूँ, बंगाली हिंदी भाषी हूँ। इसीलिए यहाँ मुझे बंगला भाषियों का भी भरपूर प्यार मिला। मैं छात्र जीवन में भी मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, राजनीतिक जीवन में भी मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि इसके वजह से मैं कहीं वंचित हूँ, ऐसा मुझे नहीं लगा। लेकिन लोग बहुत नीचे स्तर की राजनीति करते हैं और आपने सही कहा कि इस तरह की बातें फैलाई जाती हैं और फैलाई गई थी। लेकिन आज तो सबको लेकर चलने की बात ही होनी चाहिए, सबके साथ की बात होनी चाहिए। लोग मुंह से तो सबके साथ, सबके विकास की बात करते हैं, लेकिन जब समय आता है तो विभाजन की राजनीति ही वोट के लिए करते हैं। ऐसा ही ये नैरेटिव है, ये नैरेटिव था। आज देखिए, कुछ राजनीतिक दल, इवन हमारी माननीय चीफ मिनिस्टर भी बहिरागत की बात कह रही हैं जी। ये कौन है बहिरागत? भारत में हर भारतीय को हक है कि वो भारत के किसी भी जगह में जाकर अपना गणतांत्रिक जो हमारी संरचनाएं हैं उसके अंदर अपनी बात को कह सके। लेकिन जब भी इस तरह की बातें की जाती हैं, ये हिंदी भाषियों को ठेस पहुंचाता है। और बंगाल की धरती ऐसी धरती नहीं है। बंगाल ने तो बड़ा सींचा है हिंदी को। यहाँ हमारा हिंदी पहला जो समाचार पत्र है कलकत्ता से ही प्रकाशित हुआ था। हमारे एक कविता के दुनिया में नई चीज़ लाने वाले, छंद मुक्त कविता का शुरुआत करने वाले जो हमारे निराला जी थे, यहीं जन्मे थे, यहीं बड़े हुए थे। तो बंगाल के साथ हिंदी भाषियों का पुराना संपर्क है। बंगाल के विकास में, अब चटकल में जो काम कर रहे थे मजदूर, उनको कौन कह सकता है कि बंगाल में विकास में उनकी भूमिकाएं नहीं थी? सिलीगुड़ी के विकास में हिंदी भाषियों की भूमिकाओं को नकार देना मतलब सिलीगुड़ी के इतिहास को नकार देना। कलकत्ता के विकास को यदि श्रम से लेकर बुद्धि, इंटेलेक्ट तक, यहाँ अयोध्या सिंह जैसे लोग पैदा हुए, जो राजनीति इजराइल जैसे कहानीकार पैदा हुए, यहाँ प्रभा खेतान जैसी कहानीकार पैदा हुई। ये भूमि कर्मभूमि रहा बहुत हिंदी साहित्यकारों का, रंगभूमि रंगकर्मियों का कर्मभूमि रहा। भोजपुरी भाषियों की यदि बात होती है तो हमारे भिखारी ठाकुर आकर कलकत्ता चटकल के इलाकाओं में रहे, वहाँ के चीज़ों को देखे, फिर बिहार के चीज़ों को, भोजपुरी क्षेत्र के चीज़ों को मिलाए। इसीलिए बंगाल जो है हिंदी भाषियों का स्वाभाविक जगह है। और यहाँ इस तरह के नैरेटिव यदि चलाए जाते हैं तो ये एकता, अखंडता और भाईचारे के खिलाफ ये नैरेटिव है। इस नैरेटिव से सबको बचना चाहिए। और ये नैरेटिव केवल वोट के लिए जीत और हार तक ही देखना गलत होगा। जो भी ये चलाते हैं ये विच्छिन्नतावादी सोच के लोग हैं। केवल टेररिस्ट तो टेररिस्ट नहीं होते हैं, ऐसा सोच भी विच्छिन्नतावादी सोच है जो एक से दूसरे को अलग कर देता है। यानी कि अगर कुल मिलाकर समझे तो इस बार हिंदी भाषी आपके साथ हैं? मेरे साथ सभी हैं, हिंदी भाषी हैं, नेपाली भाषी हैं, बंगला भाषी हैं, तमाम लोग मेरे साथ हैं। मैं सबका हूँ।
मैं पहले ही कहा कि मैं हिंदी भाषी होना मेरी दुर्बलता नहीं, मेरी ताकत है। और ये ताकत इसलिए है क्योंकि बांग्ला भाषियों का भी प्यार मिला है, नेपाली भाषियों का भी भरपूर प्यार मिला है। मैं 15 बरसों से जो इस बार चुनाव जीत रहा हूँ, वहाँ हिंदी भाषी अल्पसंख्यक हैं, तो मुझे चुनाव जिता रहे हैं सब गैर भाषा भाषी, हिंदी भाषा भाषी नहीं। नगर निगम का चुनाव। नगर निगम का। उसके पहले मैं 10 वर्ष जो वहाँ था, वहाँ हिंदी भाषी थे, तो भरपूर प्यार मिला है। पिछला चुनाव में हाईएस्ट वोट से जीता, सबसे सिलीगुड़ी में ज़्यादा वोट कौन दिए? सभी भाषा के लोग दिए। किसी का मैं बेटा हूँ, किसी का मैं भाई हूँ, किसी का मैं अपना हूँ। मुझे लोगों का प्यार मिला है, और ये प्यार किसी एक भाषा, एक भाषी, एक लोगों में नहीं। और मैं भी सबका रह सकूँ ऐसा ही करता हूँ। जब हिमालय शहीद नगर जो हमारा एक मोहल्ला है, उस पर कुछ लोग आक्रमण किए थे, नेपाली भाषियों का इलाका है शहीद नगर, जब 86 के आंदोलन के विक्टिमों का नगर है, तो वहाँ हम लोग खड़े होकर नहीं देखे कौन भाषा भाषी किसके ऊपर आक्रमण कर रहा। दंगे के खिलाफ, शोविनिज्म के खिलाफ हम लोग खड़े रहे। तो मेरी तस्वीर ऐसी तस्वीर है, मेरा अपना व्यक्तित्व ऐसा है कि मैं सबका हूँ। दिलीप जी, एक बात और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि प्रत्याशी के तौर पे आप खड़े हैं, अगर आप जीत जाते हैं, लोग आपको अपना प्यार देते हैं, तो डाबग्राम फुलबाड़ी के इलाके के लिए, ये जो इलाका है, इस इलाके के लिए आपकी क्या क्या परिकल्पनाएं हैं, और साथ ही में आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जिस तरह से और जितना विकास हुआ है, वो क्या यहाँ के लोग उससे संतुष्ट हैं? दीपू जी, ऐसा है कि डाबग्राम फुलबाड़ी के लोगों ने 2 बार गौतम बाबू को मत दिया, भरोसा जताया उन पर। पहली बार 2011 में वो जीते, दूसरी बार भी 2016 में जीते। 2 बार मौका दिया उनको कि आप काम करो। उन्होंने वादा भी किया, उनके जो वादे थे, उनके जो मैनिफेस्टो में जो बातें थी, आज भी झलझल करके वो दिखती हैं। क्या था वो सब? लोगों को ज़मीन का पट्टा मिलेगा, पीने के पानी की समस्या का समाधान होगा। ये 14 वार्ड और डाबग्राम 1, 2, फुलबाड़ी 1, 2, इसके लिए अलग प्रशासनिक व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि ये जलपाईगुड़ी ज़िले का अंदर है, लेकिन सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का है। 14 वार्ड और सटे हुए हैं, इसलिए अलग प्रशासनिक व्यवस्था। मेट्रोपॉलिटन पुलिस हो गई है, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट होना था, कॉलेज नए स्थापित होने की बातें किए थे। 17 जूनियर हाई स्कूल किया गया था 2010 में, वाम सरकार के समय। मैं नेतृत्व दे रहा था इसका, मैंने इसमें भूमिका निभाया। मुंशी प्रेमचंद कॉलेज स्थापित किया गया, मैं इसमें काफ़ी सक्रिय रहा। मैं उस पूरे एजुकेशन ट्रस्ट बोर्ड का मैं प्रेसिडेंट रहा। लेकिन इस 10 साल में क्या मिला इस इलाके को? लेकिन गौतम देव साहब तो कहते हैं कि भरपूर विकास हुआ है। नहीं, इसलिए मैं गिना रहा हूँ। पीने की पानी की समस्या आज बिल्कुल गंभीर और विकराल रूप ले ली है। लोगों को कुआं का पानी सूख गया है, अंडरग्राउंड जो वाटर सरफेस है वो भागते जा रहा है नीचे की ओर, गरीबों को पानी नहीं मिल पा रहा है। पीने की पानी का 500 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट गौतम बाबू की सरकार ने न पास किया न शुरू किया। लोगों का ज़मीन का पट्टा नहीं मिला, ज़मीन का पट्टा रोक कर रखे गौतम बाबू, बिल्कुल रोक कर रखे। 641 लोगों का ज़मीन रजिस्टर्ड डीड तैयार हो गया था। गौतम बाबू राजनीतिक कारण से रोक दिए। पट्टा डिस्ट्रीब्यूशन का डेट तय हो गया था, रोक दिया, नहीं मिला ज़मीन का पट्टा। अलग प्रशासनिक व्यवस्था नहीं मिला हम लोगों को, इस विधानसभा के लोगों को। डाबग्राम 1, 2 आप लोग जाते हैं, देखते हैं, शहर हो चुका है। फुलबाड़ी 1, 2 शहर हो चुका है। अब इनको पंचायत में रखना मूर्खता है, इनको पंचायत में रखना अर्थहीन है। गौतम बाबू वादा किए थे, हम लोगों ने नागरिक कन्वेंशन किया था, गौतम बाबू को लिखा था, माननीय चीफ मिनिस्टर को लिखा था कि अब कीजिए, यहाँ के लोगों को परिसेवाएं चाहिए जो म्यूनिसिपैलिटी देता है। अब ये कृषि पर निर्भर नहीं है, इन्हें क्यों पंचायत? नहीं किए गौतम बाबू, इसको फेल हुए, व्यर्थ हुए। एक नया स्कूल स्थापित नहीं किया गया, कॉलेज नहीं हुआ। एक नए अस्पताल की बात थी, ज़मीन पड़ा हुआ है, टीबी अस्पताल के पास हेल्थ का ज़मीन है जहां अस्पताल किया जा सकता था, नहीं किए, नहीं हुआ, व्यर्थ रहा। ये सरकार व्यर्थ रही। गौतम बाबू
बिल्कुल व्यर्थ रहे, फेल रहे, और खुद स्वीकार किए हैं कि हाँ मैं फेल हूँ, मैं फेल था। इसलिए लोग इस बार जवाब नहीं मांग रहे हैं, लोग इस बार जवाब देने के लिए तैयार हैं गौतम बाबू के इस व्यर्थता के खिलाफ, गौतम बाबू के इस फेलियर के खिलाफ, गौतम बाबू जो इतने दिन वादे 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 करते रहे, जिन पर लोगों ने भरोसा किया था, उसके खिलाफ आज आक्रोश है लोगों में। कहीं आक्रोश, लेकिन दिलीप जी, गौतम बाबू तो ये भी कह रहे हैं, गौतम देव जो पर्यटन मंत्री हैं उत्तर बंगाल से, वो तो ये भी कह रहे हैं कि बड़े सारे लोगों को पट्टे भी दिए गए हैं और बाकी जो व्यवस्थाएं हैं पानीय जल की वो भी उन्होंने की है। नहीं, पानीय जल की व्यवस्था कहाँ है आज धरातल पर? कोई नया प्रोजेक्ट गौतम बाबू गिना सकते हैं? मैं आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं खुलेआम कह रहा हूँ कि गौतम बाबू यदि कहें कि नया पानी का प्रोजेक्ट हुआ है, ये ताकत है। यदि सच बोलने का यदि क्षमता हो तो गौतम बाबू कहें कि हाँ 500 करोड़ रुपये का तीस्ता से प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। नहीं हुआ। डीपीआर भेजा गया था, नहीं हुआ। पट्टा, अरे रेल के ज़मीन पर वो पट्टा दिए तिनबत्ती में, रेल ने केस कर दिया और कहा कि भाई मेरे ज़मीन पर आप पट्टा। तो ये सब पट्टा है, वोट पट्टा जो कह रहे हैं कि दिए। और मैं कह रहा हूँ सही पट्टा जो वो रोक कर रखे। 641 लोगों का पट्टा वामपंथियों के सरकार के समय में ही उनसे डीसीआर ले लिया गया था, उनसे सलामी ले लिया गया था। सरकार जब किसी को लीज देती है और पट्टा देती है तो उससे जिस तरह से सलामी लिया जाता है, रेंट ले लिया जाता है, उसको तो ले लिया। 641 डीड तैयार हो गए, रोक दिया गया। ऐसे 6000 लोगों को मिलना था, ये पट्टा रोक दिए गौतम बाबू ने। और रोकने का एकमात्र कारण था कि ये सारे कार्रवाई शुरू हुआ था वामपंथी सरकार के समय। लेकिन साहब हाकिम चले जाते हैं, हुकुम तो रह जाता है, और डेमोक्रेसी में ये हुकुम का रह जाना बड़ी बात है। गौतम बाबू ने हाकिम बदल जाने पर हुकुम भी बदल देने का प्रयास किया। इसलिए आज ये हंस रहे हैं कि लोग गौतम बाबू का नाम सुनकर बिचक जा रहे हैं। आक्रोश है लोगों में, क्योंकि पट्टा यदि मिला होता तो उनकी आर्थिक व्यवस्था बदली होती। पट्टा यदि मिला होता तो वो घर बनाते, बैंक लोन लेते। और गौतम बाबू जो पट्टा दिए वो है ठोंगा बनाने, उस कागज़ से ठोंगा बनाना पड़ेगा और कुछ नहीं होगा। आप पता लगाइए, तिनबत्ती मोड़ में 40 परिवार को पट्टा दिया गया था। आज रेल के ज़मीन पर, रेल से आप लिए नहीं और आप पट्टा दे दिए। इतना अन्याय, इतना केवल वोट जीतने की जल्दबाजी में इतना बड़ा गलत और इतना बड़ा मिथ्याचार लोग समझ गए हैं। मिथ्याचार भी समझ गए हैं, चालाकी भी समझ गए हैं। बांग्ला में कहते हैं ना, चालाकी दिए मोहत का जो है ना, नहीं होगा, नहीं चलेगी उनकी चालाकी। दिलीप जी, एक और सवाल है इस वक्त। सवाल ये है कि मैं हमेशा कहता हूं कि चुनाव सिर्फ नंबर क्रंचिंग का खेल नहीं होता। ये लोगों की भावनाओं से जुड़ा है, लोगों की ज़रूरतों से जुड़ा है। जो आम ज़रूरतें होती हैं लोगों की, रोटी कपड़ा और मकान की, अच्छे स्वास्थ्य की, अच्छे शिक्षा की, इसके लिए हर चुनाव से पहले हर पार्टी अपना अपना चुनावी घोषणा पत्र ले आती है, मैनिफेस्टो ले आती है। लेकिन इस बार ये जो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहा है, इसमें तो मैनिफेस्टो आया, किसी भी दल का हो वो आया, और अगले दिन के बाद से उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है, किसी चुनावी मैनिफेस्टो की चर्चा नहीं हो रही है। ऐसे में आम लोगों की बातें तो गायब हैं, या तो ख्याला होबे है या फिर जय श्री राम है। तो इस बीच में आप कहाँ देख रहे हैं पश्चिम बंगाल को? राजनीति का दिवालियापन जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब राजनीति में इस तरह के हस्र, इस तरह के नेतृत्व है, इस तरह की दल हावी हो जाते हैं तो ये दिवालियापन कभी कभी दिखने को आता है। अब देखिए, तृणमूल कांग्रेस की राजनीतिक सोच, बीजेपी की राजनीतिक सोच जो क्या है, लोगों के मूल मुद्दों पर बातें ये करना नहीं चाहते हैं। ये अपने पीच पर ही दूसरों को खेलने के लिए कहेंगे, लेकिन आम जनता की जो पीच है उस पर खेलना ये नहीं चाहते हैं। इसीलिए ये जनता के जो एजेंडाज हैं उन पर बात करना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम जो संयुक्त मोर्चा के लोग हैं, हम लोगों के पास और लोगों से जनता के मुद्दों पर ही बात करना शुरू किए हैं और बात कर रहे हैं। अब देखिए, ये कौन से मुद्दे हो सकते हैं? ये जनता के मुद्दे कौन से ये हो सकते मुद्दे हैं। अब 2 करोड़ बेकारों को नौकरी देने की बात मोदी जी ने सैकड़ों बार कहा है, मैनिफेस्टो में कहा है,
इस बार भी बेकार को नौकरी देने की बात इस बार भी तो कहा गया है हर घर में एक नौकरी दी हाँ, जाएगी। तो ये जुमला है। अच्छा, कैसे नौकरी देंगे आप? भाजपा सरकार तो कह रही है रोजगार देगी, वो तो नौकरी की बात नहीं नौकरी और रोजगार कुछ भी हो, रोजगार छिन गया है। हमारा अनुभव क्या है इस 2014 के बाद और 2011 के बाद, ये दोनों सरकार रोजगार में किस तरह से फेल किए हैं, किसी से छुपा नहीं है। अब यदि एसएससी हुआ होता, यदि टेट हुआ होता, यदि पीएससी हुआ होता, यदि कॉलेज सर्विस कमीशन हुआ होता, तो बंगाल में हर वर्ष लाखों को नौकरी मिलता। नहीं हुआ। मोदी जी सोशल वेलफेयर स्टेट की जो कल्पना है, जो यथार्थ था कि सरकार पेंशन देगी, सरकार रोजगार देगी, सरकार शिक्षा की व्यवस्था करेगी, सरकार स्वास्थ्य की व्यवस्था करेगी, मोदी जी कह रहे हैं नहीं साहब, न मैं व्यापार करूंगा, सरकार का काम व्यवसाय करना नहीं है। अंग्रेजी में कहे थे, मतलब सरकार पब्लिक सेक्टर को बिक्री कर दे रही है अदानी अंबानी के हाथों, और ये प्रॉफिट कमाएंगे। पहले रेल से जो लाभ होता था, उसी पैसे से तो मेरे बच्चे के स्कूल होते थे, मेरे बच्चे के लिए यूनिवर्सिटी होते थे, आपके लिए अस्पताल होता था। तो ये सारा कुछ जुमलेबाजी पर निर्भर है। इसीलिए इन मुद्दों को केवल कागज़ पर रखा जाता है, मुद्दों पर बातें नहीं होती हैं, खेला होबे होता है, और जय श्री राम की बातें होती हैं और सारी बातें होती हैं, लेकिन रोज़गार की बातें नहीं होती हैं, रोटी की बातें नहीं होती है, नौजवानों की बातें नहीं होती हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब बातों को कभी आलोचना में आने ही नहीं दिया जाता है। आपने बड़ा अच्छा लगा कि आप इस आलोचना में उन सब बातों को तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन आजकल ये बातें हैं कहाँ। एक तैयार किया जा रहा उन्माद, जो उन्माद केवल उन्माद की बातें करेंगे, कुछ भी वास्तविक ज़िंदगी से मुद्दों पर कोई बहस ही करने नहीं देगा। लेकिन हम लोग वास्तविक ज़िंदगी की जो बातें हैं, जो जद्दोजहद है ज़िंदगी का, उन पर ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। अब हर घर में बेकार पड़े हुए हैं, कोई एमए पास, कोई बीएड करके, कोई एमटी करके, कोई बीटी करके पढ़ा हुआ है। उसको कहाँ आप काम देंगे? कहना होगा आपको, केवल मैनिफेस्टो में कहने से नहीं होगा। 10 वर्ष आप क्यों नहीं दिए दीदी, आपको जवाब देना होगा। ये सरकार 2 करोड़ बेकार नहीं, 45% बेकारी बढ़ा है, और टोटल बेकारों की संख्या भारतवर्ष में अभी 15 करोड़ हो गया है। इस तथ्य को आप नकार नहीं सकते हैं। मोदी जी इस तथ्य को नकार सकते हैं? तो ये मोदी जी तो कह रहे हैं कि वो रोजगार दे रहे हैं, रोजगार देने के लिए लोन उपलब्ध ये करवा तथ्य तो पूरे भारतवर्ष के इकोनॉमिक सर्वे के हर पन्ने पर है। जो भी सर्वे हुआ है, जितने भी सर्वे हुए हैं, उनमें ये स्पष्ट हो गया है कि बेकारी में 45% की बढ़ोतरी हुई है, और अभी 2 करोड़ नए बेकारों को तो नौकरी मिला ही नहीं, नए बेकार हो गए। जो ले ऑफ हुआ, छटाई हुआ, जिनको रोजगार से हाथ धोना पड़ा, ये संख्या 15 करोड़ का है। मोदी जी इसको कह सकते हैं कि नहीं? यहाँ की जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, यहाँ के उनके बहुत मजबूत नेतृत्व इस जिले में है, राजू बिष्ट जी, क्या इसको कह सकते हैं कि नहीं ये गलत तथ्य? नहीं, बिल्कुल सटीक है। लोग आज बेरोजगार हैं, घर घर में बेरोजगार हैं। हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं अच्छा, लेकिन शिक्षा देने का दायित्व तो हम लेते हैं, हमारी जिम्मेदारी है। माँ पिता, सरकार की भी जिम्मेदारी है, लेकिन माँ पिता इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है, लेकिन काम नहीं दे सकता है, रोजगार नहीं दे सकता है, नौकरियां नहीं दे सकती है। नौकरियां देना, आज 15 करोड़ों को नौकरी नहीं मिला, इसके लिए जिम्मेवार है एकमात्र बीजेपी की सरकार, और लोग इस बात को समझ रहे हैं। अब देखिए चीज, लेकिन दिलीप जी, पकौड़ा बेचना भी तो रोजगार है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एमए पास यदि हूँ, मैं बीएड करके हूँ, तो मेरी योग्यता के अनुसार मुझे काम मिले। पकौड़ा मेरी तलना को मैं हीन भाव से नहीं देखता हूँ। ये भी बहुत श्रम लगता है, और श्रम के नज़र से ये भी काम है। लेकिन यदि मैं एमए बीएड हूँ, यदि मैं बीटी किया हूँ, यदि मैं एमटी किया हुआ हूँ, यदि मैं बी फार्मा किया हूँ, तो पकौड़ी क्यों बाँचूँ? मुझे क्यों नहीं किसी मेडिसिन के कारखाने में काम मिलेगा? मैं यदि बीएड करके एमएससी किया हूँ, तो मुझे क्यों नहीं स्कूल मिलेंगे? मैं यदि पीएचडी किया हूँ, तो मुझे क्यों नहीं दूसरे कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का सुझाव? अब आप किसी पीएचडी को कहेंगे कि आप पकौड़ी, ये हास्यास्पद बातें हैं, जो दोनों ममता और मोदी दोनों कहती हैं कि झालमुड़ी और पकौड़ी बांटो। ये लोगों को विभ्रांत करने की बात है, और तौहीनी है।
हमारे नौजवानों के मान सम्मान, उनकी तौहीनी होती है जब उन्हें कहा जाता है पकौड़ी बांटो। अरे पकौड़ी ठीक है, जिसको इंटरेस्ट है वो पकौड़ी बांटे ना। मैं सुना हूँ कि पकौड़ी बनाकर बेचकर भी लोग आर्थिक तौर पर मजबूत हुए हैं। तो ये योग्यता के अनुसार पर काम न दे पाने के को आप कवर अप कर रहे हैं, उसको आप ओढ़ा दे रहे हैं, एक पर्दा डाल रहे हैं, इन सब बातों को बोल के लोग समझ गया है। इसीलिए देखिए पंजाब में चुनाव हुए, साफ हो गया है बीजेपी, नगर निगम, आंध्र प्रदेश, केरल, हरियाणा, नीतियों के वजह से ये बुरा हाल है बीजेपी का। दिल्ली चुनाव, बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल, इन मुद्दों पर चुनाव हुआ, कहीं का नहीं रहा ये बीजेपी। इसलिए काफ़ी सतर्क होना होगा लोगों को भी, आम जनता को भी, कि किन मुद्दों पर हमें इस चुनाव को देखना है और किन मुद्दों पर अपने मत को देना है। यदि उन्माद, इमोशन, कुछ चंद नारों पर यदि हम जाएंगे तो ये अंधकार की ओर चला जाएगा राज्य और देश। इसीलिए ज़रूरत है कि हम अपने हम जिन मुद्दों से जूझ रहे हैं, अब देखिए रसोई गैस का दाम 900 से ज़्यादा हो गया, 1000 हो जाएगा। पेट्रोल डीजल का दाम, सरसों तेल का दाम 150 हो गया। क्या कमाएगा आदमी, क्या खाएगा? लेकिन केंद्र की सरकार तो कह रही है दिलीप जी कि क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए इसलिए हमने दाम बढ़ा दिया। क्रूड ऑयल का दाम जब कमा तो कहाँ कमाए थे मोदी जी? क्रूड ऑयल का दाम कमा भी तो था, कहाँ कमाए? ये दाम बढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि ड्यूटीज राज्य सरकार और केंद्र की सरकार अपनी ड्यूटीज में कोई कमी नहीं कर रही है, बल्कि बढ़ोतरी कर रही है। शेष जो है, ये शेष कमा दे तो आज 20 रुपया कम जाए यदि, और राज्य सरकार भी यदि कमा दे तो 5 रुपया कम जाए। लेकिन ये लूट रहे हैं, आपको हमको लूट रहे हैं, आपके हमारे पॉकेट से ये पैसा लूट रहे हैं। इनकम टैक्स जो डायरेक्ट टैक्सेशन है उसको ये लोग शिथिल कर देते हैं, और जब आम जनता के टैक्सेशन को बढ़ा देते हैं। दीदी तो दिलीप जी ये भी कहती हैं कि इससे पहले जो 34 साल रहा इसमें वाम ने बहुत लूटा बंगाल को। वाम ने सींचा 34 वर्षों से, लूट तो ये रही हैं, इसीलिए इनके मंत्रियों को जेल जाना पड़ा। अभी लगता है अभिषेक भी चाहेंगे, और इनके मंत्री संतरी से लेकर इनके सांसद तक जेल गए, रोते रहे। शारदा नारदा देखे हम लोग, देखे राशन चोरी, देखा हमने इनके कालाबाजारी को। तो ममता बनर्जी 34 वर्षों का गौरवशाली इतिहास रहा है। 34 वर्ष में महिलाओं को पंचायत में 33% रिजर्वेशन कर दिखाया ये वामपंथियों ने। 34 वर्ष में जो पहला 78 में पंचायत का चुनाव हुआ, जिसको सारे विरोधी, इवन राहुल गांधी जो बाद में इसको समझे तो बोले कि ये मॉडल होगा, पूरा विश्व अचंभित रहा इस पंचायती व्यवस्था को देखकर। आप एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, आज जितने स्कूल इस बंगाल के गलियों में दिख रहे हैं, प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई स्कूल, वामपंथियों का देन है। हम लोग जब 77 के बाद देखिए सिलीगुड़ी में कितने हिंदी स्कूल हुए। एक हिंदी हाई स्कूल हुआ करता था, मेरे साथ पढ़ता था, जलपाईगुड़ी से आता था लड़का, खोरीबारी, नक्सलबाड़ी पार करके खोरीबारी से लोग आते थे पढ़ने। आज खोरीबारी में हाई स्कूल है, नक्सलबाड़ी में हिंदी स्कूल है, आप आगे बढ़िए तो इलापाल स्कूल है, और सिलीगुड़ी शहर के अंदर बागडोगरा में हिंदी स्कूल्स हैं। आप सिलीगुड़ी में देखिए देशबंधु हुआ, भारती हुआ, शिवमंगल हुआ, राजेंद्र। लेकिन तृणमूल का जो आंकड़ा है वो तो ये बता रहा है कि 17,000 नए स्कूल खोले गए हैं। तृणमूल इसी तरह का स्कूल करता है और अस्पताल करता है, सुपर स्पेशलिटी देखिए हर जगह है, और ममता बनर्जी को चोट लगता है तो वहाँ डॉक्टर नहीं मिलते हैं। आप इस शहर की बात कीजिए, इस विधानसभा की बात कीजिए, 17,000 में से 7 तो आना था, एक भी तो आना था नया स्कूल, कहाँ आया बताइए? एक हिंदी स्कूल जो नया बना हुई इनके समय में, एक बंगला का स्कूल। मेरे इलाके में 17 स्कूल जो जूनियर हैं उसको हाई स्कूल ये लोग नहीं किया, अपग्रेडेशन नहीं किया, तो नए स्कूल की तो बात छोड़िए। ये सब डिस्टॉर्ट कर देते हैं तथ्य को भी, ये बड़ा बखूबी करता है भाजपा भी। और जब उसको मांगा जाता है इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट में, तब वहाँ वो बाध्य होकर सही चीज़ कहने पर बाध्य हो जाता है। बहुत बार ये हम लोग देखे, तो तथ्यों को भी ये लोग चुरा लेते हैं और गलत तथ्य देते हैं। 17,000 में कितना बना सिलीगुड़ी में? तो ये हाल है इनका।
मुद्दों पर बातें ये करने से डरते हैं, क्योंकि मुद्दों पर ये फेल हैं, जनता के काम करने में ये फेल हैं। कहाँ क्या मिला? मोदी जी ने क्या दिया बोलिए? बेकारों को काम नहीं मिला, मूल्य वृद्धि है, महंगाई है। आप इस सरकार के तहत देखिए, सोशल वेलफेयर स्टेट की सारे सुविधाओं को खत्म कर दिया गया, पेंशन खत्म हो गया। ये लोग शहीदों की बात कहते हैं। बीएसएफ, आईटीबीपी, जितने पैरामिलिट्रीज हैं, सीआरपीएफ, ये बच्चे आज पेंशन नहीं पाएंगे। आप सब जानते हैं पेंशन कितना जरूरी है एक आदमी के लिए बुढ़ापे में। उस पैसे को जो रखता था स्मॉल सेविंग्स में, वहाँ सूद कमा दिए गए, इंटरेस्ट भी कम गया, और देश के पैसे को लूटने के लिए आप दे दिए विजय माल्या को। विजय माल्या लेकर चला गया और वो कहा कि भाई मैं आया हूँ तो अरुण जेटली जी से बात करके आया हूँ। तो ये तमाम चीज़ क्या दिखाता है कि ये सरकार अदानी अंबानी की सरकार हो गई है। हम साधारण लोगों के लिए धरातल पर, ज़मीन पर एक भी काम दिखाइए। कोरोना के समय 7,500 रुपया जो काम जिनका छीन लिया गया या छिन गया, उनको देने की बात वामपंथियों ने कहा। क्यों नहीं दिए मोदी जी? उस समय जो प्राइवेट स्कूल्स के टीचरों की हालत थी, जो ना जाकर लाइन में कहीं से कोई सहूलियत ले पा रहे थे, कहीं से कोई अनुदान ले पा रहे थे, जो बेचारे किसी प्राइवेट फर्म में काम कर रहे थे, वेतन आधा हो गया था। दिलीप जी, आप तो तमाम जो कमियां हैं भाजपा सरकार की केंद्र में उसको गिना रहे हैं, लेकिन आपका जो अपना विधानसभा है, उस विधानसभा में शिखा चटर्जी भाजपा से प्रत्याशी हैं, और वो तो कल जीत का दावा कर रही थी, मनोज तिवारी के साथ रोड शो कर रही थी। देखिए, वो प्रत्याशी हैं और वो दावा तो करेंगे ही कि मैं जीतूंगा। इतना बदहाली है उनका कि उनको बुलाना पड़ रहा है मनोज जी। और मनोज जी हैं कौन? जो गाते रहते हैं कि ही हंस देलन रिंकिया के पापा। अरे रिंकिया के पापा के रोजगार की बात बोलने नहीं आए वो। रिंकिया के पापा के काम की बात, रिंकिया के लिए स्कूल की बात तो नहीं करते हैं, ही हंसने की बात करते हैं। तो मनोज तिवारी जो दिल्ली में शिकस्त खाए अरविंद केजरीवाल से, वो यहाँ आकर शिखा को क्या जिताएंगे? और शिखा क्या, तृणमूल कांग्रेस ही तो आज बीजेपी है। तो जो लोग तृणमूल कांग्रेस को हराना चाह रहे हैं, वो लोग भी प्रस्तुत हैं, इस बात को समझ रहे हैं कि हमको शुभेंदु तृणमूली को हराना है और शुभेंदु बीजेपी को भी हराना है, तभी ये हार कंप्लीट होगा। आप देखिए, राजीव बंदोपाध्याय कल तक उनके बेस्ट मिनिस्टर्स में एक थे, आज आ गए, और जाने के बाद ममता कहीं की वो चोर है, फॉरेस्ट गार्ड में पैसा खाया है। आप मुकुल राय, भाग मुकुल भाग नारा दिया बीजेपी वालों ने, उनके बड़े नेता जो अभी मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में जी। तो ये जो चीज़ें हैं इनको जनता समझ रही है। जनता को इतना बुर्बक समझना, इतना मूर्ख समझना गलती होगी। बंगाल की जनता और सचेत जनता है। बंगाल की धरती, लोग कहते थे कि आज जो बंगाल सोचता है पूरा भारत कल सोचेगा। ऐसे लोग यहाँ के हैं। विनय बादल, दिनेश, नेताजी सुभाष का ये जन्मभूमि है। ये जन्मभूमि है नजरुल और रविंद्र का। यहाँ मस्तानी रंगबाजी और ही हंस दलन नहीं चलेगा। यहाँ के लोगों के सोच में, वो बंगाली हो, बिहारी हो, नेपाली हो, एक अलग तेज है। और मैं विश्वास करता हूँ इस बात पर कि बंगाल ऐसे तत्वों को कभी भी मौका नहीं देगा। ममता भी जाएंगी क्योंकि लोग तबाह हो चुके हैं, और मोदी को भी लोग रोक देंगे, बीजेपी को भी लोग रोक देंगे। क्यों देंगे बीजेपी को वोट? तो क्या लगता है इसके बाद वाम की सरकार आएगी? वाम की नहीं, संयुक्त मोर्चे की सरकार आएगी, और ये एक बिल्कुल मिरेकल होगा। ये मेरी व्यक्तिगत धारणा है कि 77 में भी वामपंथी नहीं सोचे थे कि इतनी बड़ी जीत की ओर जा रहे हैं। 77 और ट्रायंगुलर फाइट जो है, ये बंगाल बहुत दिन बाद देख रहा है। बंगाल में अभी तक जो चुनाव हुए आमना सामनी का होता था। ये त्रिकोणीय मुकाबलों में जो समीकरण बनते हैं और जो मुद्दे आते हैं, उन पर जो चुनाव होते हैं, तो बिल्कुल कौन सोचता था कि दिल्ली इस तरह का चुनाव कर लेगा। दिल्ली लोकसभा के बाद दिल्ली के विधानसभा का चुनाव, हम लोगों ने बिहार चुनाव को देखा,
सफल रहा। महागठबंधन 111 तक पहुंचा, जहां सारे लोग सोच रहे थे कि नहीं, टिकेगा ही नहीं। तो दिलीप जी, एक बात और उठती है इस वक्त जो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। कल नंदीग्राम में दूसरे चरण का मतदान हुआ, बहुत अलग अलग तरह से हिंसाएं वहाँ पे देखने को मिली, कुछ मीडिया कर्मियों पर भी हमले हुए। एक आम वोटर को, क्योंकि चुनाव का वक्त है, हमारे इलाकों में भी बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं, 17 तारीख को चुनाव होंगे, एक आम वोटर को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एक्चुअली इलेक्शन कमीशन फेल हुआ पहले चरण के चुनाव में। दूसरे चरण के चुनाव में इलेक्शन कमीशन, जो हमारे भारतवर्ष का इलेक्शन कमीशन, जिन पर डेमोक्रेसी को स्थापित रखने और डेमोक्रेसी के नॉर्म्स एंड फॉर्म्स को चुनाव के संदर्भ में लागू रखना उनकी जिम्मेवारी थी। पैरामिलिट्रीज को कहाँ कैसे रखा जाए, किस तरह से ऑपरेट करें, ये उनकी जिम्मेवारी थी, वो फेल रहे। और इसके लिए केंद्र की सरकार भी दायी है, भाजपा भी दायी है ये इस हिंसा के लिए। तो हिंसा का तो मैं पहले कंडेम करता हूँ कि इस तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। और जहाँ ममता बनर्जी लड़ रही हों, जहाँ शुभेंदु लड़ रहे हों, ये हाई प्रोफाइल जिसको हम आजकल की भाषा में कहते हैं, वहाँ इस तरह की हिंसा, मतलब इस हिंसा में ये दोनों हैं। और हमारी जो वहाँ की प्रत्याशी हर जगह गई हैं, हिंसा कराने में ये दोनों का अंशग्रहण है, इसीलिए हिंसा का केंद्र बिंदु ये दोनों दलों के साथ रहा है। मैं एक ही चीज़ हमारे दर्शकों को मैं आप लोगों के माध्यम से कहूँगा कि अपना वोट खुद दें, और ये जो गणतांत्रिक अधिकार आपको मिला है, इस अधिकार को छीनने की जो कोशिश करे उसको मुंह तोड़ जवाब दें। बूथ पर आप यदि साधारण वोटर एकजुट रहते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो आपके वोट को छीन सके। और यदि एक बार आप कमज़ोर हो जाते हैं तो आपका डेमोक्रेसी कमज़ोर होता है, गणतंत्र खतरे में आता है। इसीलिए गणतंत्र को बचाने के लिए अपना वोट अपने खुद दें और बूथ पर आपके वोट को छीनने का प्रयास करें, एकजुट होकर उसका मुकाबला करें। यही मेरा संदेश पूरे आने वाले चुनाव में जो हमारे दर्शक हैं उनसे है। जी, धन्यवाद बहुत बहुत दिलीप जी। तो हमारी पूरी टीम की तरफ से भी जो दर्शक इस वक्त हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनको हम यही कहना चाहते हैं कि चुनाव आने वाले हैं, अपने विवेक से वोट करें, एकजुट होकर वोट करें, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए वोट करें, संयम से वोट करें और वोट ज़रूर करें। तो आपने अपना बहुत कीमती समय हमें इस वक्त दिया दिलीप सिंह जी, आप का बहुत व्यस्त शेड्यूल से आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर। और हमारे दर्शकों को भी आगे भी इस तरह से जो प्रत्याशी हैं उनसे मिलवाते रहेंगे, उनसे बात करवाते रहेंगे, उनसे जानकारियाँ लेते रहेंगे, आप तक पहुँचाते रहेंगे। इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए आगे भी हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।